स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और दादर नागर हवेली और दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आयरलैंड दौरा। आज विदेश मंत्री साइमन हैरिस के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कल राष्ट्रपति माइकल जी हिगिन्स से की मुलाकात। पंजाब में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में किसान। 10 मार्च को आप विधायकों के घर के आगे धरना देने के फैसले। 15 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत मान को खुली बहस की चुनौती। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा को दी बड़ी राहत। 2 अप्रैल तक कुछ वस्तुओं पर नहीं देना होगा 25% आयात शुल्क, जबकि कनाडा का अमेरिका को छूट नहीं देने का फैसला। और अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट, 10% से अधिक नीचे आया नास्डक सूचकांक। टैरिफ दरों में उछाल और एआई कंपनियों के स्टॉक में गिरावट के कारण निवेशकों को बड़ा नुकसान। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज दादर नगर हवेली के सिलवासा में 2,587 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिलवासा में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा नमो मेडिकल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री के सिलवासा दौरे पर दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस समय आप नमो हॉस्पिटल में हैं। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है नया भारत। नया भारत सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। मुझे लगता है कि ये सेंट्रल एयर कंडीशन अस्पताल बहुत कम मतलब कि जिलों में होगा पूरे देश के, वो यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सारी व्यवस्था है। मॉड्यूलर ओटी है और न केवल ऑपरेशन हो सकता है, विशेषज्ञ जो विदेश से जो विदेशों में बैठे हैं वो जुड़ सकते हैं ऑपरेशन के समय, और जो विद्यार्थी है वो सीख भी सकते हैं। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन किस सोच के साथ था? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा ओटी है। इस ओटी में रोबोटिक सर्जरी होती है। ये जो सर्जरी हो रही है मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी देख सकते हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ओपिनियन चाहिए, सेकंड ओपिनियन या तो ड्यूरिंग दी सर्जरी, तो आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सेंटर पे आप उसके साथ कनेक्ट करके आप उनका ओपिनियन ले सकते हो। तो ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल भाई पटेल जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की इन तमाम योजनाओं ने इस इलाके में कितना बड़ा परिवर्तन किया है। अब प्रधानमंत्री 7 तारीख को आ रहे हैं और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे जो आने वाले समय में दमन और दादर नागर हवेली के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सिलवासा। और सिलवासा के बाद गुजरात दौरे पर सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। सूरत में एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इस आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है और अन्य सजावट भी की गई है। इसके बाद कल पीएम मोदी नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे।
आयरलैंड के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने समकक्ष साइमन हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। नए वाणिज्य दूतावास के खुलने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगी। कल डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 देशों के दूसरे चरण में कल आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे। उन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्स से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रपति हिगिन्स के समकालीन विश्व के विकास संबंधी वाद विवाद पर उनके विचारों की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रवाद को मजबूत करने में संस्कृति की भूमिका के बारे में बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शुभकामना संदेश को राष्ट्रपति हिगिन्स तक पहुंचाया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आयरलैंड के दौरे पर डबलिन के प्रतिष्ठित जनरल पोस्ट ऑफिस संग्रहालय गए। संग्रहालय में 1916 के ईस्टर विद्रोह से जुड़े दस्तावेज और अन्य चीजों को उन्होंने देखा। आयरलैंड के लिए 1916 के ईस्टर विद्रोह का विशेष महत्व है क्योंकि आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वार्डरकर, आयरलैंड के मंत्रियों जेम्स लॉलेस, रॉबर्ट ट्रॉय और सांसद माल्कम बायरन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इन नेताओं के साथ भारत आयरलैंड संबंध पर चर्चा की और दोनों देशों के संबंधों पर उनके समर्थन की सराहना भी की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज का दौरा किया। ट्रिनिटी कॉलेज में वे बुक ऑफ किल्स और ओल्ड लाइब्रेरी गए। उन्होंने कहा कि उन्हें आयरलैंड के विरासत और संस्कृति पर गर्व है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो तमिलनाडु के थक्कोलम में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही वो सीआईएसएफ की कई पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तमिलनाडु के रानीपेट में गृह मंत्री सीआईएसएफ की साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 6553 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रैली में 25 दिनों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु में श्री विश्वेश तीर्थ मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पेजावर के संत श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी के नाम पर बने इस अस्पताल का उद्देश्य वंचितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और चिकित्सा उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कार्य करना है। रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब के किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। लुधियाना में कल संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किल और बढ़ सकती है। किसान नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 15 मार्च को खुली बहस की चुनौती भी दी है। इस बहस में 5 किसान बैठेंगे और साबित करेंगे कि किसानों की मांगें पंजाब की सरकार से ही संबंधित हैं। इसके बाद सरकार का रुख देखते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को मुंबई में नेतृत्व और शासन विषय पर प्रथम मुरली देवड़ा स्मृति संवाद में उद्घाटन भाषण दिया। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि डेमोक्रेसी से इमोक्रेसी की ओर बदलाव पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय बहस आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भावना संचालित नीतियां सुशासन को खतरा पहुंचाती हैं। साथ ही चुनावी वादों पर अत्यधिक खर्च राज्य के बुनियादी ढांचे में निवेश करने की क्षमता को कम करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण है लेकिन अंत नहीं। उपराष्ट्रपति ने चेताया कि सुशासन के लिए अल्पकालिक लोक लुभावनवाद नहीं, वित्तीय विवेक आवश्यक है। National debate is required so that we take note of shift from democracy to immocracy. Emotion-driven policies, emotion-driven debates, discourses threaten good governance. Historically, populism is bad economics. और देश में एआई क्रांति की नई शुरुआत हो गई है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में देश का एआई कोष और एआई कंप्यूटर पोर्टल को लॉन्च किया। ये पहल देश में एआई के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में देश का एआई कोष और एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया। ये पहल देश में एआई के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इंडिया एआई मिशन एलिजिबल यूजर्स के लिए करीब 40% कंप्यूटिंग लागत को कवर करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल और कोष से भारतीय कंपनियों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को एआई के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 1 साल पहले चालू हुआ था इंडिया एआई मिशन का काम और 1 साल में 14,000 GPUs का एंटायर कॉमन कंप्यूट फैसिलिटीज अवेलेबल अप एंड रनिंग। टू गिव यू एन आइडिया, आवर बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर इज हाउ मेनी GPUs? 650 GPUs is our biggest supercomputer, and this is 14,000 GPUs already in place, and this is just the beginning. Every quarter we will add more compute. Every coming days we'll add more compute, and this will create the opportunities for everybody. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर कहा कि आने वाले 4-5 साल में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर, एआई और तकनीक में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा। Then in the coming 3 to 4 years, we should have our own GPUs competing with the world and really take that seat among the top 5 technology nations of the world. These 5 years are going to be really important, friends. These 5 years of Prime Minister Shri Narendra Modi ji's historic third term would really catapult us into top 5 nations on semiconductors, on AI, on telecom technologies, and on a variety of deep tech technologies where we are today making the major advances. And this is the result of the last 10 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। केंद्र सरकार एआई क्षेत्र को बढ़ावा देकर देश में पहली बार सक्रिय एआई इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। इंडिया एआई मिशन से लेकर एआई के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने जैसी मोदी सरकार की ये सभी पहलों से देश एआई के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। सरकार ने 2024 में 10,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। इंडिया एआई मिशन भारतीय भाषाओं का उपयोग करके स्वदेशी एआई कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के करीब है। देश में जीपीयू बाजार को खोलने की शानदार पहल की गई है, जिससे छोटे स्टार्टअप, शोधकर्ता और छात्र उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। भारत अगले 3 से 5 वर्षों में अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करेगा और अगले 10 महीनों में एक घरेलू आधारभूत एआई प्लेटफॉर्म की उम्मीद की जा सकती है। देश में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्रों का निर्माण हो रहा है। ये एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की भूमिका को और सशक्त बनाएगा। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और आज देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आपको ब्रांडेड दवाओं से 50 से 80% सस्ती दवाएं मिलें तो आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों पर इतनी सस्ती दवाएं मिलती हैं। देश भर में 15,000 जनऔषधि केंद्र खुले हैं, जहां गुणवत्ता वाली दवाएं 50 से 80% तक सस्ती मिलती हैं। जनऔषधि केंद्रों पर 2300 तरह की दवाइयां और सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। खास बात यह है कि 15,000 जनऔषधि केंद्रों में से 40% केंद्रों को महिलाएं चलाती हैं।
इस योजना के तहत बीते 10 साल में लोगों के 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पिछले 1 साल में लगभग 4,500 जनऔषधि केंद्र खुले हैं। आज इनकी संख्या बढ़कर 15,000 जनऔषधि केंद्र हो गई है और हमारा लक्ष्य है 25,000 जनऔषधि केंद्र तक पहुंचने का। साथ ही हमारे दवाइयों का प्रोडक्ट बास्केट जो है वो लगभग 2300 प्रोडक्ट्स का है आज की तारीख में, 2000 दवाइयाँ और 300 न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। तो इस प्रकार से इस सरकार के इंटरवेंशन से लोगों के पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों पर दिल, डायबिटीज, बुखार, दर्द और कैंसर की भी दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन 1 रुपया में मिलता है। ये दवाइयाँ बेहतर क्वालिटी वाली होती हैं। यही वजह है कि हर दिन करीब 12 लाख लोग जनऔषधि केंद्रों पर जाते हैं। जो लोग जनऔषधि केंद्र खोलना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। जनऔषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती दवाएं मिलती हैं बल्कि ये रोजगार भी मुहैया कराती हैं। भारत की जेनेरिक दवाइयां दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया के हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत में बनी दवा खाते हैं। सस्ती दवाओं की देश के हर आदमी, खास तौर से गरीब तक पहुंच हो, इसी के लिए देश भर में जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार ने 2027 तक 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जाएंगे। वो बरसाना में रंगोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री जी मंदिर में लाडली जी का आशीर्वाद लेंगे। साथ ही हुरियारों के साथ लड्डू होली खेलेंगे। मुख्यमंत्री बरसाना स्थित राधा बिहारी इंटर कॉलेज में रंगोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद ब्रजवासियों को संबोधित करेंगे। साथ ही PWD गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और इस वर्ष होली पर रंग भरी एकादशी से पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान विश्वनाथ द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में विराजमान लड्डू गोपाल को और श्री कृष्ण जन्मस्थान से भगवान लड्डू गोपाल द्वारा श्री विश्वेश्वर महादेव को परस्पर उपहार सामग्री भेंट की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान लड्डू गोपाल के लिए भस्म, अबीर, गुलाल, वस्त्र और चॉकलेट आदि भेंट किए जाएंगे। दोनों जो पवित्र धाम हैं, भगवान कृष्ण की तरफ से महादेव के लिए अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि की भेंट वहां से आएगी और लड्डू गोपाल के लिए महादेव की तरफ से यहाँ से भस्म जाएगी, अबीर गुलाल जाएगा, वस्त्र जाएंगे भगवान लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट जाएंगे। तो यह बिल्कुल 2 धामों के बीच में, और जो सनातन धर्म की 2 धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति की और शिव भक्ति की, दोनों परम धाम का मिलन है। 2 तीर्थ स्थलों के बीच समन्वय का यह एक अभिनव पहल है जो इस बार के हमारे रंग भरी एकादशी और होली के नवाचार में सम्मिलित होगा। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही छोटे शहरों में महिलाओं के वेतन में बीते 3 वर्षों में 34% का इजाफा हुआ है। ये जानकारी गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट में दी गई। जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना.co के मुताबिक छोटे शहरों से नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं की संख्या 2021 और 2024 के बीच 4 गुना बढ़ी है। इन क्षेत्रों से नौकरी के आवेदन भी 3 गुना बढ़ गए हैं, जो 2024 में 1.28 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये ट्रेंड प्रमुख मेट्रो शहरों से परे रोजगार पैटर्न में बढ़ते बदलाव को बताता है। इस बदलाव के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें अधिक नौकरियों की उपलब्धता, बेहतर डिजिटल पहुंच और नियोक्ता की ओर से भर्ती की रणनीति में बदलाव शामिल है। इन विकासों ने गैर मेट्रो क्षेत्रों की अधिक महिलाओं को अलग अलग करियर तलाशने और कार्यबल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रशासनिक भूमिकाएं और कस्टमर सपोर्ट छोटे शहरों में महिलाओं के लिए सबसे लोकप्रिय नौकरी क्षेत्र बन गए हैं। इनकी कुल नौकरी आवेदनों में हिस्सेदारी 55% है। इसके अतिरिक्त कई महिलाएं मार्केटिंग, बैंकिंग, रिटेल, HR, आतिथ्य, शिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में करियर बनाने में रुचि दिखा रही हैं। 2024 में फील्ड सेल्स में लगभग 6 लाख, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स में 2.5 लाख और सुरक्षा सेवाओं में 1.5 लाख आवेदनों के साथ अपरंपरागत भूमिकाओं में भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।
वहीं देश के 30,161 करदाताओं ने आयकर विभाग को अपनी 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी संपत्तियों की जानकारी दी है। सितंबर 2024 में भारत ने 108 देशों से विदेशी खातों और इनकम से जुड़ी जानकारी प्राप्त की थी। इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए सीबीडीटी ने 17 नवंबर 2024 को एक कंप्लायंस कम अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य टैक्स पेयर्स को उनकी विदेशी संपत्ति और आय की सही घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 2021-22 में 60,000 लोगों ने स्वयं की विदेशों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा आयकर विभाग को दिया था। 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.31 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। यह आयकर विभाग की ओर से करदाताओं पर विश्वास करने की पहल का ही नतीजा है कि लोग स्वयं ही अपनी विदेश में संपत्ति को वहां होने वाली आमदनी का पूरा ब्यौरा सरकार को दे रहे हैं। बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की। जी हां, चंद्रयान 3 मिशन की तरफ से एकत्रित किए गए आंकड़ों से ये पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवों के पास चंद्रमा की सतह के नीचे पहले से ज्यादा स्थानों पर बर्फ का अस्तित्व हो सकता है। ये निष्कर्ष एक अध्ययन में सामने आया है जो कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंटल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक दुर्गा प्रसाद कन्नम, जो अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में फैकल्टी हैं, ने बताया कि सतह के तापमान में बड़े और स्थानीय परिवर्तन बर्फ के बनने में सीधे प्रभाव डाल सकते हैं। बर्फ के कणों का अध्ययन करने से उनके उत्पत्ति और इतिहास के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। ये जानकारी ये भी बताएगी कि समय के साथ चंद्रमा की सतह पर बर्फ कैसे जमा हुई और वहां से चली गई, जो चंद्रमा के प्रारंभिक भूगर्भिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकती है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे तक तापमान मापने के डेटा का विश्लेषण किया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25% शुल्क और कनाडा से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद लिया गया। ट्रंप की यह घोषणा वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा और मैक्सिको पर लगाए जाने वाले शुल्क संभावित रूप से टाले जा सकते हैं। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने फरवरी की शुरुआत में आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद 1 महीने की देरी की है। ये राहत उन वस्तुओं पर लागू होगी जो ट्रंप द्वारा कनाडा और मैक्सिको के साथ पहले कार्यकाल में किए गए व्यापार समझौते के अनुरूप है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ 1 माह के लिए स्थगित करने के कदम को उम्मीद की किरण तो बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इसका मतलब है कि शुल्क अभी भी लागू है और इसीलिए हमारा जवाबी कदम जारी रहेगा। वहीं अमेरिका में टैरिफ की दरों में उछाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण निवेशकों को बड़े नुकसान की खबर है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक का सूचकांक अपने रिकॉर्ड से 10% से अधिक नीचे चला गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल मैक्सिको और कनाडा से आयातित कई वस्तुओं पर 25% टैरिफ से 1 महीने की राहत की पेशकश की, फिर भी शेयरों में गिरावट आई। वॉल स्ट्रीट में गुरुवार को भारी बिकवाली देखने को मिली और अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। ये गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और अर्थव्यवस्था के बारे में चल रही अनिश्चितता से उत्पन्न हुई है। पिछले दिनों थोड़ी रिकवरी के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में हाल के हफ्तों में फिर से तेज गिरावट देखी गई। S&P 500 में 1.8% की गिरावट आई। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 427 अंक 1% की कमी आई और नैस्डैक कंपोजिट 2.6% गिरकर अपने रिकॉर्ड से 10% नीचे आ गया। वहीं भारत के विष्णु सर्वनन ने नौकायान रैंकिंग में एक नई उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी विश्व नौकायान रैंकिंग में विष्णु सर्वनन अब तक की सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाले भारतीय बन गए हैं। सर्वनन 776 अंकों के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जो किसी भारतीय नाविक द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंकिंग है। नॉर्वे के हरमन टॉम्सगार्ड 948 अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। वहीं भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने इस महीने होने वाले फीफा के मैत्री मैचों में राष्ट्रीय टीम की मदद के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से वापसी करने का फैसला किया है। देश में सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने गुरुवार को ये जानकारी दी। छेत्री ने ये कदम अपने शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा के 1 साल से भी कम समय के भीतर उठाया है।
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात जॉयंट्स अपनी प्लेऑफ की दावेदारी को और मजबूत करने के इरादे से विमेंस प्रीमियर लीग के 17वें मुकाबले में उतरेगी। ये मुकाबला लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। लगातार 2 जीत के साथ महिला प्रीमियर लीग प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी दावेदारी बरकरार रखना चाहेगी। महिला प्रीमियर लीग 2025 के 16वें मैच में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट खोकर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। सलामी बल्लेबाज हिली मैथ्यूज ने 46 गेंदों पर 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और विश्व विख्यात हिम क्रीड़ा केंद्र औली में नेशनल स्की चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 19 मार्च तक होगा, जिसकी हर स्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। स्की एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष अजय भट्ट के अनुसार 16 मार्च को राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न स्की प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ होगा। 17 और 18 मार्च को सलालम व जायंट सलालम रेस और स्नोबोर्ड प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन प्रतियोगिताओं में देश भर के अनेक राज्यों की टीमें प्रतिभागी होंगी। 19 मार्च को नेशनल चैंपियनशिप का समापन हो जाएगा। और त्रिकोणीय बधिर T20 श्रृंखला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय बधिर टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 150 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर 5 गेंद में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से मैच में जीत दर्ज कर ली। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।